रुक कर लेते इंतखाबी रुझानात में मगरबी बंगाल में टीएमसी की जीत पर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने ममता बनर्जी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हम मिलकर आवाम की भलाई का काम करते रहेंगे, मुश्तरका तौर पर कोरोना वबा से निपटेंगे। शरद पवार ने मुबारकबाद देते हुए कहा, एनसीपी सरबराह शरद पवार ने ममता बनर्जी को मुबारकबाद दी है। इस वक्त टीएमसी की नतीजों की अगर हम बात करें तो 202 पर रुझानात में बनी हुई है टीएमसी और 9 सीटें जीत कर हासिल कर चुकी है तृणमूल कांग्रेस। और इसी जीत को लेकर, इसी रुझानात को लेकर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान की तरफ से उन्हें मुबारकबाद का सिलसिला दिए जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शरद पवार की हम बात कर रहे हैं कि एनसीपी सरबराह शरद पवार ने ममता बनर्जी को मुबारकबाद दी है। इसी के साथ ही अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने भी टीएमसी की रुझानी जीत पर मुबारकबाद पेश की है। शरद पवार के बाद एनसीपी सरबराह शरद पवार के बाद टीएमसी की रुझानी जीत पर मुबारकबाद का सिलसिला लगातार जारी है। टीएमसी की रुझानी जीत पर समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव, जो कि साबिक वजीर आला भी उत्तर प्रदेश के रहे हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि नफरत की सियासत का रुख बंगाल के अवाम ने मोड़ दिया है। बीजेपी को बंगाल के अवाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट जयाप्रदा भी टीएमसी के हिमायत करते हुए इंतखाबी तशहीरी मुहिम में हिस्सा ले चुकी हैं और अब समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने मुबारकबाद पेश की है। ममता बनर्जी के खिलाफ जुमलेबाजी का बंगाल के लोगों ने बदला लिया है, ये कहना है अखिलेश यादव का। और इस वक्त तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि कोलकाता से आ रही है। कोलकाता में बीजेपी ऑफिस के सामने टीएमसी कारकुनों की बड़ी तादाद में टीएमसी हामी जमा है। पुलिस की भारी तादाद बीजेपी दफ्तर के सामने मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी ऑफिस के सामने टीएमसी कारकुनों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है और टीएमसी हामी भी इस मौके पर जमा है। भारी भीड़ जमा करने की पहले ही मनाही है। पुलिस की भारी भीड़ भी, भारी तादाद भी इस मौके पर दिखाई दे रही है बीजेपी दफ्तर के बाहर। टीएमसी इस वक्त आपको बता दें कि 9 सीटें जीत दर्ज कर चुकी है और 201 सीटों में रुझानात पर बनी हुई है। और ये भारी भीड़ आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर की ये भीड़ है, जहां पर टीएमसी के कारकुनान भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान हैं और पुलिस नफरी भी इस वक्त देखी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोलकाता से दे रहे हैं। जश्न का माहौल है, हालांकि जश्न मनाने की मनाही पहले ही पाबंदी कर रखी है। और साथ ही कुछ देर पहले हमने आपको खबर दी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर कोई पार्टी जश्न मनाते हुए दिखाई देती है तो वहां इलाके के एसएचओ को मुअत्तल किया जाए, फौरी कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की हिदायत का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कारकुनान भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर दिखाई दे रहे हैं, ढोल नगारों के बीच। दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से तृणमूल कांग्रेस को जीत की मुबारकबाद भी देनी शुरू हो गई। बड़ी तादाद में टीएमसी कारकुनान जमा है। हालांकि आपको एक बार फिर से नाज़रीन बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भीड़ जमा ना हो और इलेक्शन के जश्न के तौर पर कोई भी तकरीबात ना मनाई जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सियासी पार्टियां नहीं मान रही हैं। टीएमसी के कारकुनों की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर। कोलकाता में बीजेपी ऑफिस के बाहर टीएमसी कारकुनों की जानिब से जश्न की ये तस्वीरें हैं, जो कि खिलाफवर्जी कर रही हैं इलेक्शन कमीशन की उस हिदायत की जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी कि बंगाल में या फिर किसी भी रियासत में जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं वहां पर जश्न नहीं मनाए जाएंगे। प्रकाश करात की अगर हम बात करेंगे और सीताराम येचुरी की बात करेंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे इंतखाब के हवाले से, आइए आपको सुनाते हैं। I extend greetings to the people of Kerala who have created history by electing the LDF government once again to power. This is a significant victory because in the past 40 years, no government has been re-elected for a second successive term. This shows that the people of Kerala have appreciated the excellent performance of the Pinarayi Vijayan government
its record, the way they have tackled the flood, the COVID, and gone on a path of pro-people development. And this victory also is significant because it has improved upon the majority that the LDF had in the last elections. I salute the people of Kerala for reposing their faith in the LDF in an unprecedented manner and re-electing it to form the coming government. They have reposed faith in the manner in which the previous LDF government tackled all the challenges that the people of Kerala faced, and also the pandemic scourge, and gave a Kerala model to the world on how to handle the pandemic. The CPIM-led LDF government will play its due role, and we expect that the people of Kerala, who have always stood up as one man to meet all the challenges that they faced, will continue to do so in a stronger manner. तो ये तमाम सियासी लीडरान का रद्दमल आप देख रहे थे और हम ट्वीट्स भी दिखा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से मगरबी बंगाल के वजीर आला और दिगर रियासतों के पार्टी के लीडरान जिनकी सीट्स जो सबकत की तरफ बढ़ रहे हैं, इक़्तिदार की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और ये जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने टीएमसी के कारकुनान जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन ने इसकी मनाही कर रखी है, लेकिन तृणमूल की तरफ से और पार्टी की तरफ से उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें यही बयान करें। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करा दे। प्रभात तिवारी साहब जो कि टीएमसी लीडर हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान अमित सिंह साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार है, हमारे दरमियान मौजूद है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले प्रभात तिवारी साहब, आपको लीडिंग की और मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि सियासी लीडरान ने तो मुबारकबाद देना शुरू कर दिया है, लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने मना किया है, उसके बावजूद भी आप लोग जश्न मना रहे हैं। हालांकि कोरोना के हवाले से पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, लेकिन सियासी पार्टियां इस पर अमल नहीं कर रही हैं। अगर सियासी पार्टियां अमल नहीं कर रही हैं तो फिर अवाम क्या करेंगे? आज आप लोगों को तो नजीर पेश करनी चाहिए थी। देखिए, नजीर पेश होगी। ऐसा है कि जो कार्यकर्ता काउंटिंग में आए हैं या जो वहाँ के लोकल है तो वही है, बाकी कोई बाहर से नहीं आ रहा है। जैसे मैं चौरंगी में हूँ, मैं खुद चौरंगी में हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और रही बात जीत की, तो आज नहीं, ये हम लोग पहले भी जानते थे कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार होगी और 2 मई भाजपा गई, जो हम लोग नारा दिए थे वो नारा आज जो है साबित हो गया है। लेकिन आपके नारे से ज्यादा तो 2 मई दीदी गई का नारा ज्यादा मकबूल हुआ था प्रभात तिवारी साहब। देखिए, भाजपा वाले जो है जुमला देते हैं। हाँ। और जुमला पार्टी इनका नाम ही है, तो ये जुमला बता रहे थे, लेकिन हम सच्चाई बता रहे थे। हमने कहा था कि ममता दीदी तीसरी बार आएंगी। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अमित सिंह साहब, ये कहा जा रहा था कि मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन कांटे की टक्कर तो छोड़ ही दीजिए, पास भी भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रही है तृणमूल कांग्रेस के। 2016 की अगर हम बात करेंगे तो 211 सीटें जीती थी तृणमूल कांग्रेस ने, और उसी पर इस बार भी दिखाई दे रही है, यानी उतनी ही सीटों के साथ वो लीडिंग और जीती हुई सीटों के साथ दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें थी वो कहीं ना कहीं वो कोशिशें उनकी कामयाब नहीं हुई? पूरे इस इंतखाबी अमल को, इस नताइज को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भाजपा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन अगर हम वही आपने 2016 के चुनावों का जिक्र किया तो उस समय भाजपा सिर्फ 2 ही सीटें जीती थी, और 2 सीट जीतने के बाद आप अचानक से 200 जीत जाए, वो भारतीय राजनीति में बड़ा मुश्किल होता है। बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल बेस इतना मजबूत नहीं है वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने पूरी मेहनत की, शिद्दत के साथ लड़े, लेकिन बंगाल की जनता ने फिलहाल बता दिया कि वो ममता दीदी के साथ वहां पर खड़ी है। तो उन्होंने मेहनत की है, लेकिन 2 से वो कुछ भी आगे जाते हैं तो मुझे लगता है बंगाल की राजनीति के लिए वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो पूरा लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और अभी तक लेफ्ट और कांग्रेस 1 या 2 सीटें जीत रही हैं, तो मेजर अपोजिशन के रूप में भाजपा वहां पे उभर कर आई है। तो मुझे लगता है कि 2021 में भले ही भाजपा सीटें ना जीती हों, लेकिन भाजपा को कुछ खास नुकसान हुआ नहीं है, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव देखे जाएं तो लगभग जनता ने स्टेटस क्यो को ही चुना है, बल्कि बंगाल में वो अब मुख्य अपोजिशन के रूप में आए हैं।
2019 में उन्होंने 18 सीटें जीती थी। उम्मीद है 2024 में जब चुनाव होगा तो 18 सीटें ये और जो भी 70-72 जो भी अभी उनका चल रहा है, तो मुझे लगता है 2024 में वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर टीएमसी गलती करती रहेगी तो, क्योंकि इस बार टीएमसी के लिटरली पसीने छूट गए थे भाजपा को काउंटर करने के लिए। तो मुझे लगता है दीदी के लिए भी ये एक थोड़ा सबक है कि वो अपने घर को दुरुस्त करते हुए अब बंगाल की जनता के लिए सही मायने में काम करे और अच्छा काम करे और सभी जात और धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर चले। नहीं तो 2024 में भाजपा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है लोकसभा में, और 2026 का जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा तो भाजपा इससे और अच्छा परफॉर्म करेगी अगर दीदी ने गलती की तो। बिल्कुल। और अगर 2019 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो 18 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, जिसके बाद उन्हें उम्मीद जगी थी और इस बार हमने देखा कि नतीजा क्या कुछ है, क्योंकि 3 सीट ही हासिल की थी। और इस बीच अगर हम भारतीय जनता पार्टी की लीडिंग पोजीशन की बात करें तो 80 सीटों पर रुझानात में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में मगरबी बंगाल में गई हैं, यानी कुल मिलाकर 82 सीट। तो 3 से 82 तक पहुंचना भी काफी बड़ी बात होती। प्रभात तिवारी साहब आपके पास आना चाहेंगे। पहले आप असेंबली में आपका ऑपोजिशन रहता था लेफ्ट, लेकिन इस बार ये ऑपोजिशन तब्दील होकर भारतीय जनता पार्टी होगा। सवाल ये उठता है कि जो रस्साकशी हमने इंतखाबी तशहीर में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान देखी, वैसे ही नजारे कुछ असेंबली में भी दिखाई देंगे। इसका मतलब ये कहा जा सकता है सरकार तो आपकी बन रही है, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर की तरह रहेगी आपके लिए। टेढ़ी खीर की बात नहीं है, मैं बता दूं कि भाजपा वाले तो सरकार बना रहे थे ना। हाँ। टेढ़ी खीर कहाँ हुई? और रही बात सरकार की, तो सरकार तो हम थे, 2 बार हमने सरकार बनाई थी और तीसरी बार हम आने वाले थे, ये भी बात सही था। तो हम लोग तो तीसरी बार के लिए एकदम पूरा लड़ ही रहे थे, लेकिन भाजपा वाले प्रोपेगेंडा बना रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, केंद्र की शासित पार्टी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हाँ, और ये सब जो है, ये सब जो कहाँ गया जुमला, ये सब कहाँ गया? तो ये सब जो है भाजपा का जो जुमला था उस खत्म हो चुका है। और हम लोग जो है 10 साल काम किए थे और 10 साल हम लोग काम करेंगे। आने वाले 5 साल के लिए भी हम काम करेंगे और काम करके हम देश के साथ रहेंगे और देश के लिए काम करेंगे। अमित सिंह साहब, तृणमूल कांग्रेस के दावों को और वादों को आपने भी देखा और यहाँ पर प्रभात तिवारी साहब मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जनता जब उन्हें सर आंखों पर बिठा रही है तो जाहिर सी बात है वो एक बार फिर से ये साबित करके दिखाएंगे कि वो उनकी ही पार्टी है, यानी वो काम काज अच्छे तरीके से जनता के लिए करेंगे। यही सियासी पार्टियों से लोगों की उम्मीदें होती हैं। लेकिन जो इलेक्शन के दरमियान जो सियासी लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं सियासी लड़ाई भर नहीं रह गई थी। हमने देखा था कि शख्सी और जाती हमले भी होते रहे, चाहे वो बड़े लीडरान की तरफ से हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार इंतखाब में कहीं ना कहीं जो चीजें नहीं हुई थी वो भी हुई थी और इन तमाम चीजों को आवाम ने नकार दिया है कि मगरबी बंगाल में तो ये सब नहीं चलेगा? देखिए, बंगाल का इतिहास पुराना है। वो किसी भी पार्टी के साथ अगर संबंध जोड़ते हैं तो मैं तो ये बोलूंगा लंबा अच्छा खासा इतिहास रहा है। इससे पहले वामपंथियों की सरकार थी, उन्होंने लगभग 35 सालों तक वेस्ट बंगाल पर राज किया, पोजीशन ना के बराबर थी। और दीदी जब आई तो अगर अभी दोबारा से उनको सत्ता मिलती है तो ये एक तरह से 15 साल दीदी के नाम पर होंगे। तो इसलिए बंगाल के लोग इतनी आसानी से लोगों का हाथ छोड़ते नहीं हैं। और ऐसे में एक नया ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑर्गेनाइजेशनल बेस नहीं है, और अगर देखा जाए तो भाजपा को एक और कमी खली कि लोकल लीडर उनके पास कुछ ऐसा नहीं था जिसको वो प्रोजेक्ट कर पाते ममता बनर्जी के खिलाफ। तो उसका भी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। लेकिन मेरी चिंता भी ये है क्योंकि पिछले कई सालों से वेस्ट बंगाल के चुनावों का जो इतिहास हम लोगों ने देखा है, चाहे सीपीएम या सीपीआई की सरकार हो या ममता दीदी की सरकार हो, तो चुनावों में खून बहुत बहता है और चुनावों के बाद भी बहता है। और जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं कि तृणमूल के कार्यकर्ता भाजपा के ऑफिस के बाहर जमा है, और जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि इतिहास गवाह है वेस्ट बंगाल का, कि अगर भाजपा इस तरीके से हार रही है चुनाव तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में उनको अपने कार्यकर्ताओं की जान बचाने के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि
वेस्ट बंगाल की राजनीति बड़ी खूनी रही है, तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि टीएमसी अब ये सारी चीजें छोड़कर एक सुशासन दे, वायलेंस ना के बराबर ही हो, तो हम सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। प्रभात साहब, क्या ये माना जाए कि इसकी शुरुआत हो गई? क्योंकि देखिए, आप तो ललकार रहे हैं जाके, आपको अपनी पार्टी दफ्तर के सामने जश्न मनाना है, मनाइए, हालांकि जश्न की मनाही है, लेकिन फिर तो आप तो पोक कर रहे हैं जाकर, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जाके नारे लगा रहे हैं। जो दफ्तर है वो मेरे अपने एरिया में है और वहाँ जितनी आवाम रहती है उनके मन में उमंग है, तो ये कोई मतलब नहीं है कि उनके दफ्तर के सामने। हम भैया अपने मोहल्ला में है, मैं उसी मोहल्ला से बिलोंग करता हूँ, मैं उसी असेंबली से बिलोंग करता हूँ जहाँ इनका हेड ऑफिस है, तो वहाँ जो जनता है वो अपने मोहल्ले में नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? तो टीएमसी का ये कहना है कि वो अपने मोहल्ले में रहकर, अपने इलाके में रहकर जश्न मना रहे हैं, हालांकि जश्न मनाने की मनाही है। इस पर भी सियासी पार्टियों को, टीएमसी को गौर करना चाहिए। प्रभात साहब, एक बार फिर से आपको बहुत मुबारकबाद, हमारे साथ बने रहिएगा। आप दोनों खास मेहमान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।